17 दिसंबर 1938 एक जर्मनी जहाज SS स्क्वाबेनलैंड को एक सीक्रेट मिशन के लिए अंटार्कटिका भेजा गया। मिशन था एक खोई हुई एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढना जो अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस बनाकर हजारों सालों से छिपी थी। इन्हें आर्यंस कहा जाता था। जहाज लगभग 1 महीने बाद अंटार्कटिक कोस्ट पर पहुंचा। अगले 3 हफ्तों तक उस टीम ने कॉन्टिनेंट के सैकड़ों हजार वर्ग मील एरिया की मैपिंग की। पर एक दिन अंटार्कटिक कोस्ट से लगभग 150 मील अंदर एरियल रिकॉग्निसेंस के दौरान उन्होंने एक ऐसा एरिया देखा जिसे आर्कटिक ओआसिस कहा गया। लगभग 300 वर्ग मील का क्षेत्र जो अंटार्कटिका के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वहां पर बर्फ नहीं थी बल्कि हरी घास, गर्म पानी की झीलें और धुंध से ढकी घाटियां थी। इसके बाद वहां जर्मनों को एक गुफा का एंट्रेंस दिखाई दिया और वहां उन्हें मिले वही आर्यन सिविलाइजेशन के लोग जो अब तक इंसानों से छुपे हुए थे। उनके पास कई एडवांस टेक्नोलॉजीज थी जिनकी मदद से वो अंटार्कटिका के इस हार्श एनवायरनमेंट को अपने अनुसार बदलकर वहां पर रह रहे थे। नाजी जर्मनी की सेना और सरकार ने उनसे कांटेक्ट किया और उनके साथ मिलकर वहां अपना एक सीक्रेट बेस बनाया जिसे नाम दिया गया बेस 211। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी हारने के कगार पर थी तब इस सीक्रेट अंटार्कटिक बेस की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई और कई नाजी अधिकारियों और सरकारी अफसरों ने वहां छिपने का फैसला किया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जब अमेरिका को पता चला कि जर्मन ऑफिसर्स अंटार्कटिका के किसी एडवांस बेस में जाकर छिप रहे हैं तो उन्होंने उन पर एक बड़ा हमला करने का फैसला किया। इसके लिए अमेरिका ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन हाई जंप, जिसमें हजारों सैनिक, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और बॉम्बर्स को अंटार्कटिका भेजा गया ताकि वो जर्मनी के सीक्रेट बेस और वहां पर छिपे अधिकारियों को नष्ट कर सके। लेकिन अंटार्कटिका में पहुंची अमेरिकी सेना का सामना ऐसी रहस्यमयी शक्तियों से हुआ जिसके आगे वो कुछ दिन भी नहीं टिक पाई। अमेरिकन सैनिकों ने वहां उस सीक्रेट नाजी बेस से उड़ते हुए और उन पर हमला करते हुए ऐसे एडवांस्ड यूएफओ प्लेन्स देखे जो पल भर में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे और अचानक गायब भी हो जाते थे। उन्हें सोनार नहीं देख सकता था, न रडार पकड़ पाता था। वो हमारी टेक्नोलॉजी के सामने इनविजिबल थे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 6 महीने के लिए भेजा गया ये मिशन एलियन यूएफओ से हुई लड़ाई और सैकड़ों सैनिकों की मौत के बाद केवल 40 दिनों में ही हार मानकर भागते हुए अमेरिका वापस लौट आया। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो एलियंस और यूएफओज किसके थे? क्या अमेरिका ने वाकई नाजीज का सीक्रेट एलियन बेस ढूंढ निकाला था? और क्या सच में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कोई आर्यन एलियन सिविलाइजेशन छिपी है? और 6 महीने के लिए बनाए गए इस मिशन को एडमिरल बायर्ड ने सिर्फ 40 दिनों में क्यों समाप्त कर दिया? इस पूरे कहानी को जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। अंटार्कटिका की उस सफेद बर्फ से ढकी दुनिया में जहां इंसान का कोई निशान नहीं, वहां अचानक एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो पूरे मानव इतिहास को बदल देता है। एक विशाल जहाज बर्फ को काटता हुआ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के नीचे से बाहर निकल रहा था, पर रडार पर उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। दूर होराइजन पर खड़े अमेरिकी जहाजों के सेंसर्स अचानक बंद पड़ गए, जैसे किसी ने पूरी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को एक पल के लिए ऑफ कर दिया हो। ये दृश्य साल 1947 का है, जब दुनिया मान चुकी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन इस बर्फीले महाद्वीप की गहराइयों में एक नया युद्ध शुरू होने वाला था। ऐसा युद्ध जो इंसानों और किसी अननोन पावर के बीच लड़ा गया, और उसी अननोन पावर से लड़ने के लिए उस समय अमेरिका ने इतिहास का सबसे बड़ा मिशन लॉन्च किया।
ऑपरेशन हाई जंप। इसे आधिकारिक तौर पर एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन कहा गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये मिशन सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं था, बल्कि अंटार्कटिका के नीचे छिपे एक रहस्यमयी दुश्मन को खोजने के लिए भेजा गया था। 13 जहाज, 33 हवाई जहाज, कई हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स और 5000 सैनिक इस लड़ाई के लिए अंटार्कटिका भेजे गए थे। उनका एक ही काम था, नाजी जर्मनों के सीक्रेट बंकर को तबाह करना और अंटार्कटिका पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमाना। अमेरिका पहले भी कई बार अंटार्कटिका पर दावा करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन इस बार उसे एक मौका मिला था और उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका सामना सिर्फ नाजी सेना से नहीं, बल्कि एक ऐसी सीक्रेट सिविलाइजेशन से होने वाली है जिसके सामने अमेरिका की टेक्नोलॉजी और सेना दोनों ही ढह जाएंगे और अंत में पूरी दुनिया को अंटार्कटिका पर कब्जा करने के सपने को छोड़कर उसे प्रोटेक्ट करने की ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। पर आखिर ऐसा अमेरिका के साथ अंटार्कटिका में हुआ क्या? तो देखो, पूरे ऑपरेशन हाई जंप की जिम्मेदारी एडमिरल रिचर्ड ई बायर्ड के हाथों में थी। वही व्यक्ति जिन्हें अमेरिकी नौसेना का सबसे सम्मानित अधिकारी माना जाता था। उनके पास मेडल ऑफ ऑनर, नेवी क्रॉस और फ्लाइंग क्रॉस जैसे पुरस्कार थे। अमेरिकी सरकार को पूरा यकीन था कि बायर्ड अपनी सेना के साथ अंटार्कटिका में छिपे नाजीज को हराकर ही वापस लौटेंगे। लेकिन इस मिशन की सच्चाई समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, नाजी जर्मनी के उस सीक्रेट अंटार्कटिक बेस की ओर। तो जैसा कि शुरुआत में बताया गया था, साल 1938 में हिटलर ने स्क्वाबेन लैंड नामक जहाज को दक्षिणी ध्रुव भेजा था। उस यात्रा का उद्देश्य दुनिया के सामने एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन बताया गया था, लेकिन असल मकसद था एक आर्यन सिविलाइजेशन को खोजना और उनकी एडवांस्ड सीक्रेट टेक्नोलॉजी के साथ अंटार्कटिका में एक ऐसा बेस बनाना जहां कोई भी जर्मन अधिकारी या सैनिक हमले से सुरक्षित रह सके। यही वो जर्मन सीक्रेट बेस था, बेस 211। इस बेस के अस्तित्व का अंदाजा अमेरिका को तब लगा जब युद्ध के आखिरी दिनों में जर्मनी के सबसे कुख्यात अफसरों में से एक हैंस कैमलर अचानक गायब हो गए। उसे आखिरी बार अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में देखा गया था। हैंस वही व्यक्ति थे जो हिटलर के सीक्रेट वेपन्स प्रोग्राम की देखरेख कर रहा था। कैमलर के इंजीनियरों ने दुनिया से छिपाकर एक प्रोटोटाइप लॉन्ग डिस्टेंस एयरक्राफ्ट भी बनाया था जिसका नाम था JU-390, जिसकी उड़ान रेंज 4000 माइल से भी ज्यादा थी। इस विमान के सिर्फ 2 प्रोटोटाइप बनाए गए थे, उनमें से एक कैमलर के पास था। अब जब युद्ध में जर्मनी की हार निश्चित हो गई और कैमलर पर अमेरिका ने मुकदमा शुरू कर दिया, तो अप्रैल 1945 में वो अपने JU-390 विमान के साथ अचानक गायब हो गया। अमेरिकी सरकार ने उसे और उसके जहाज को ढूंढने की कोशिश की, जिसकी आखिरी लोकेशन अंटार्कटिक महासागर के पास थी, लेकिन ना तो वो जहाज कभी मिला और ना ही हैंस कैमलर। इस घटना के कुछ समय बाद साउथ अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने अचानक आसमान में यूएफओस देखने की रिपोर्ट दी और कईयों ने दावा किया कि उन यूएफओस पर स्वास्तिका यानी कि नाजी सिंबल बना हुआ था। इन घटनाओं ने अमेरिकी सेना के होश उड़ा दिए। उन्होंने इन सभी यूएफओ साइटिंग्स की एक विस्तृत लिस्ट तैयार की, जिसमें एक अजीब सा पैटर्न सामने आया। ज्यादातर ये साइटिंग्स साउथ अमेरिका में हुई थी और कई यूएफओ ट्रेसेस अंटार्कटिका से जुड़े हुए मिले थे। और यही वो पल था जब अमेरिका को साल 1938 में जर्मन सेना द्वारा किए गए अंटार्कटिक साइंटिफिक एक्सपीडिशन की याद आई। जब अमेरिकी सेना ने उस पुराने मिशन के डॉक्यूमेंट्स निकाले तो उनमें साफ लिखा हुआ था, जर्मनी ने एक सीक्रेट एलियन सिविलाइजेशन के साथ मिलकर अंटार्कटिका में एक मैसिव सीक्रेट बेस बनाया है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन सेना के लिए एक सुरक्षित मिलिट्री बेस बनेगा, जहां वे छिपकर उन आर्यन एलियंस के एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने हथियारों और युद्ध तकनीक को और भी बेहतर बनाएंगे और एक दिन फिर से अमेरिका और पूरी दुनिया पर हमला करेंगे। और यही वो क्षण था जब अमेरिका समझ गया था कि अगर उसे इस फ्यूचर अटैक को रोकना है तो उसे अंटार्कटिका जाकर उस जर्मन सीक्रेट मिलिट्री बेस को नष्ट करना होगा। और यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन हाई जंप का। अब यहीं से हमारी कहानी हमें फिर साल 1947 में लेकर आती है, जब अमेरिका ने अपने सबसे बड़े हथियारों के साथ हजारों सैनिकों और पूरे साजो सामान के साथ अपनी फ्लीट को अंटार्कटिका की ओर रवाना किया।
जो सेना जब अंटार्कटिका पहुंची तो वहां के रॉस आइस शेल्फ पर लिटिल अमेरिका 4 नाम का मुख्य बेस बनाया गया। दिन रात मशीनें चलती रही, रनवे तैयार हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम सेट किए गए, लेकिन हर सैनिक के मन में एक ही सवाल था कि आखिर इतनी ठंडी और हार्श एनवायरनमेंट में वो जर्मन सेना से लड़ेंगे कैसे। लेकिन उनसे लड़ने से पहले काम था जर्मनी के उस सीक्रेट मिलिट्री बेस की लोकेशन का पता लगाना। इसके लिए लिटिल अमेरिका से एक रिकॉग्निसेंस प्लेन को अंटार्कटिका के आसपास खोज के लिए रवाना किया गया। उस जहाज ने अंटार्कटिका के अंदर पहाड़ों के बीच ऊपर से उड़ते हुए एक अजीब संरचना देखी। रिपोर्ट में लिखा गया कि वो बर्फ के बीच एक गोल धातु की डोम जैसी आकृति थी, जिस एरिया के ऊपर पहुंचते ही विमान का कंपास काम करना बंद कर गया था। एडमिरल बायर्ड को जब इस डोम के बारे में पता चला तो उन्होंने उस सीक्रेट इलाके को कॉन्टैक्टलेस एरिया घोषित कर दिया और कुछ दिनों बाद एक और बेहतर जहाज को वहां निगरानी के लिए भेजा गया। उस जहाज ने पहाड़ों के बीच गुजरते हुए उस डोम जैसी सीक्रेट स्ट्रक्चर के पास कई बड़े और अजीब आकार वाले जहाज खड़े देखे, जिनका शेप और डिजाइन बिल्कुल उन्हीं यूएफओस जैसा था जिनकी साइटिंग्स साउथ अमेरिका और दुनिया भर में देखे जाने की रिपोर्ट्स पहले सामने आई थी। और जब ये बात उस जहाज के पायलट ने आकर एडमिरल बायर्ड को बताई तो वो समझ गए कि शायद उन्होंने नाजीज का वो छिपा हुआ मिलिट्री बेस 211 ढूंढ लिया है। अब बस एक आखिरी कंफर्मेशन बाकी थी, जिसके बाद वो अपनी पूरी सेना और हथियारों के साथ पहाड़ों में छुपे उस सीक्रेट नाजी बेस पर हमला कर देते। इस आखिरी कंफर्मेशन के लिए बायर्ड ने यह तय किया कि वो खुद अगले दिन एक विमान लेकर उस डोम के पास से उड़ेंगे और उसके सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड अटैक की लोकेशन तय करेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब तक उस सीक्रेट एलियन बेस में छिपे एलियंस और नाजीज को भी अमेरिका की मौजूदगी का पता चल चुका था और वो इन अमेरिकियों की तरह कल का इंतजार नहीं करने वाले थे। उस दिन जैसे अंटार्कटिका में सूरज की रोशनी थोड़ी कम हुई, कुछ सैनिकों ने समुद्र के ऊपर चलती गोल रोशनियां देखी। वो रोशनियां धीरे धीरे ऊपर उठती और फिर अचानक पानी में डूब जाती। किसी ने कहा ये अरोराज का ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो किसी ने उसे टूटता हुआ तारा बताया। लेकिन एडमिरल बायर्ड समझ चुके थे कि ये वही यूएफओज है जिनके उस सीक्रेट डोम बेस पर मौजूद होने की बात पायलट्स ने की थी, क्योंकि ये अजीब सी रोशनियों वाले एयरक्राफ्ट्स बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थे। जब उन्हें रडार पर देखा गया तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ये स्पेसक्राफ्ट ऐसे मुड़ रहे थे जैसे फिजिक्स उन पर काम ही ना कर रही। कभी वो लिटिल अमेरिका बेस के बेहद करीब आ जाते तो कभी दूर चले जाते, मानो वो इन अमेरिकन्स और उनकी तैयारियों का जायजा लेने आए हो। ये सब चल ही रहा था कि तभी ऑपरेशन हाई जंप के बेस से कुछ मील दूर समुद्र में खड़ी अमेरिकी फ्लीट के सबसे बड़े जहाज यूएसएस फिलीपीन सी पर एक जोरदार सोनिक बूम हुआ। उस अचानक हुए हमले में जहाज को काफी नुकसान पहुंचा और कई सैनिकों की मौत हो गई। ये खबर मिलते ही एडमिरल बायर्ड ने आसमान में दिख रहे उन अजीब यूएफओ स्ट्रक्चर्स पर ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया। कई रॉकेट्स लॉन्च किए गए, लार्ज कैलिबर गन्स चलाए गए, मिसाइल्स छोड़ी गई और यहाँ तक कि फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स तक का इस्तेमाल किया गया। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वो सभी यूएफओ एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही सलामत रहे और यहाँ पर एडमिरल बायर्ड ने एक और अजीब बात नोट की कि ये यूएफओज मानो अपनी पूरी शक्ति से अमेरिकी बेस या जहाजों पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो बस अमेरिकन्स की ताकत को परखना चाहते हो कि वे उन्हें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जैसे ही उन्हें इसका अंदाजा हुआ वो अचानक गायब हो गए। अब एडमिरल बायर्ड के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो इन यूएफओज के रात में वापस आने का इंतजार करे और लिटिल अमेरिका बेस पर ही उनसे लड़े, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी सेना को ही होती, क्योंकि अगर ये यूएफओ अपनी पूरी शक्ति के साथ लौटते तो कुछ ही समय में पूरी अमेरिकी फ्लीट को तबाह कर देते। दूसरा विकल्प था कि उनके आने से पहले जाकर उन पर सीधा हमला किया जाए और एडमिरल बायर्ड ने यही रास्ता चुना। अगले दिन मौसम साफ होने पर उन्होंने एक और रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट को उस सीक्रेट नाजी बंकर के पास भेजा। लगभग 15 मिनट बाद जब वो विमान लिटिल अमेरिका बेस पर वापस आया तो उसके पायलट की बातों ने पूरी अमेरिकी सेना के होश उड़ा दिए। उसने बताया कि उस डोम के पास बर्फ के नीचे लगभग 100 मीटर गहराई में एक गोलाकार कैविटी थी, जिसका डायामीटर करीब 2 किलोमीटर का था। उस कैविटी के चारों ओर मेटालिक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी, जैसे किसी संरचना का घेरा हो। थर्मल इमेजिंग में उस स्थान का तापमान
आसपास की बर्फ से 20 डिग्री ज्यादा था, जैसे नीचे कोई विशालकाय शहर हो। यानी ये ऑब्जर्वेशन साबित कर रहे थे कि जिसे अमेरिका अब तक एक छोटा नाजी बेस मान रहा था ना, वो वास्तव में एक एडवांस्ड नाजी और छिपे हुए आर्यन एलियंस द्वारा बनाया गया एक पूरा शहर था। यानी उनकी ताकत अमेरिकी सेना की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। इसके बाद एडमिरल बायर्ड ने खुद उस डोम के पास जाकर उसे अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक रिकॉग्निसेंस फ्लाइट ली। जैसे कि इस इलाके के पास से उड़ने वाले पायलट्स ने बताया था, वहां सामान्य कंपास काम नहीं करता था। इसलिए उन्होंने एक नया नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जो मैग्नेटिक नॉर्थ पर नहीं बल्कि सोलार पोजीशन पर निर्भर था। एडमिरल बायर्ड ने उड़ान भरी और जैसे ही वो उस पहाड़ी वाले सीक्रेट लोकेशन के पास पहुंचे, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही जैसे ही उनका विमान उन पहाड़ियों में प्रवेश करता है, उनका प्लेन लिटिल अमेरिका के पावरफुल रडार से गायब हो जाता है और उनका रेडियो भी अचानक बंद हो जाता है। ये स्थिति पूरे 3 घंटे तक बनी रहती है। 3 घंटे बाद अचानक उन पहाड़ियों से उनके विमान का सिग्नल फिर से रडार पर दिखाई देता है और एडमिरल बायर्ड अपने जहाज के साथ सुरक्षित लिटिल अमेरिका बेस पर उतरते हैं। लेकिन अब उनमें कुछ बदलाव हो चुका था। वो बेहद डरे हुए थे, असामान्य व्यवहार कर रहे थे। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे पूछा, सर आपने वहां क्या देखा? आपका जहाज जिसमें सिर्फ 1 घंटे का फ्यूल था, वो 3 घंटे तक हवा में कैसे गायब रहा? और क्या हमें उस सीक्रेट नाजी बेस पर हमला करना चाहिए? लेकिन एडमिरल बायर्ड ने किसी भी सैनिक या अधिकारी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक ही लाइन कही, अपना सामान समेटो, हम वापस अमेरिका जा रहे हैं। और इसी एक डरी हुई लाइन के साथ वो मिशन जो 6 महीने के लिए बनाया गया था और जिसका उद्देश्य अंटार्कटिका में छिपे एडवांस्ड नाजी बेस को नष्ट करने का था, एडमिरल बायर्ड के उस एक निर्णय के बाद सिर्फ 40 दिनों में ही समाप्त कर दिया गया। और एडमिरल बायर्ड अपनी पूरी अमेरिकन फ्लीट और जंग के साजो सामान के साथ अमेरिका लौट आए। और जैसे ही वे अमेरिका पहुंचे, उन पर तुरंत अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका लौटने के बाद जब एक न्यूज़पेपर ने उनसे उनकी इतनी जल्दी लौटने का कारण पूछा, तो उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि अंटार्कटिका में जो है वो कभी भी दुनिया के किसी भी देश पर एक ऐसा बड़ा हमला कर सकता है जिसे इंसानियत रोक नहीं सकती। इसलिए उन पर कड़ी पूछताछ हुई और फिलहाल निर्णय लिया गया कि अमेरिकन सरकार ऑपरेशन हाई जंप की सारी इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड कर देगी। और ऐसा ही हुआ। सारी इंफॉर्मेशन दुनिया से छिपा दी गई। एडमिरल बायर्ड के साथ इस मिशन में मौजूद हर सैनिक को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने इस मिशन से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने लाई तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जब सब कुछ क्लासिफाइड कर दिया गया था, तो हमें और दुनिया को इस मिशन और अंटार्कटिका में छिपे उस एलियन, नाजी और सीक्रेट आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला? वेल, इसका कारण था वो डायरी जो एडमिरल बायर्ड ने अपनी मौत से पहले अपने बेटे को दी थी और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने को कहा था। तो ऑपरेशन हाई जंप के क्लासिफाइड होने के बाद से ही एडमिरल बायर्ड के भीतर कुछ बदल गया था। उनकी तबीयत लगातार गिरने लगी थी। उनका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता जा रहा था। हार्ट बीट असामान्य रूप से तेज हो गई थी। डॉक्टरों ने इसे पोस्ट एक्सपीडिशन स्ट्रेस कहा, लेकिन बायर्ड जानते थे कि इसका कारण कुछ और था। रात में वो बार बार जागते, सपनों में वही यूएफओ सीन्स देखते जिनमें उनके साथ के कई सैनिक हमले में मारे गए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है और वो ये सच अपने साथ लेकर मरना नहीं चाहते थे। अब एक दिन जब वो अपने घर पर आराम कर रहे थे, उन्होंने अपने बेटे को एक छोटा सा पैकेट दिया। उस पैकेट में वही डायरी थी जिसके पन्ने अब पीले पड़ चुके थे, लेकिन शब्द अब भी साफ थे और उसी में दर्ज थी ऑपरेशन हाई जंप के दौरान की वो पूरी कहानी जो एडमिरल बायर्ड ने अपनी आंखों से देखी थी। पर आखिर उस डायरी में लिखा क्या था? आखिर बायर्ड ने हमले के दूसरे दिन अंटार्कटिका में अपनी उड़ान के दौरान क्या देखा था? उनका विमान 3 घंटे तक हवा में गायब कहाँ था? इन सभी सवालों के जवाब उस डायरी में थे, जिसे साल 1956 में एडमिरल बायर्ड की मौत के बाद उनके बेटे ने एक प्रकाशक के जरिए छपवाया। बायर्ड ने लिखा, रात के बड़े यूएफओ हमले और कई सैनिकों की मौत के बाद अब मैं खुद रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने की तैयारी कर रहा हूं। सभी सिस्टम सही है। सुबह 8:15 पर मैंने बेस कैंप से संपर्क किया और उड़ान शुरू की। 2300 फीट की ऊंचाई पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन लगभग 9:10 पर मैंने बर्फ में कुछ अजीब रंगीन पैटर्न्स देखे। वहां पर अंटार्कटिका की उन पहाड़ियों के बीच एक डोम था
मैंने उस एरिया के ऊपर कुछ चक्कर लगाए ताकि सब कुछ और साफ दिखाई दे सके। तभी मेरे दोनों कंपास अचानक तेजी से घूमने लगे और जायरोस्कोप भी अनस्टेबल हो गया। अब नेविगेशन पूरी तरह सूरज की स्थिति पर निर्भर था। कंट्रोल्स भारी और सुस्त महसूस हो रहे थे, जैसे विमान किसी अनजानी शक्ति के दबाव में आ गई हो। बायर्ड आगे लिखते हैं, कुछ समय बाद मैंने फ्लाइट लॉग में दर्ज किया कि सामने एक नई पहाड़ी श्रृंखला दिखाई दे रही है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं उसके ऊपर से गुजरा तो नीचे का दृश्य देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। नीचे सफेद बर्फ नहीं थी, बल्कि एक हरा मैदान फैला हुआ था। बीच में एक नदी बह रही थी और पर्वतों की ढलान पर पेड़ उग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई गर्म घाटी बर्फ के नीचे छिपी हो। मैंने ऊंचाई घटाई और नीचे ध्यान से देखा। जमीन पर हरियाली थी और उस वैली में प्रकाश किसी अजीब स्रोत से आ रहा था, क्योंकि आसमान में सूरज अब दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मैदान में एक विशाल जानवर चल रहा है। शुरुआत में वो हाथी जैसा लग रहा था, लेकिन आकार और रूप देखकर लगा जैसे किसी प्राचीन युग का जीव हो। तब मेरी नजर एयरक्राफ्ट के थर्मोमीटर पर गई, जो बाहर का तापमान दिखा रहा था, और जो रीडिंग दिखाई थी उस पर यकीन करना मुश्किल था। अंटार्कटिका की इन ठंडी पहाड़ियों के बीच उस जगह का तापमान था लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, यानी इंसानों और जीवों के रहने के लिए एकदम परफेक्ट। ये किसी चमत्कार जैसा था या फिर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का असर। मैं आगे बढ़ता रहा। तभी मैंने हरे मैदान में एक शेर जैसी बड़ी आकृति देखी और तभी मेरा विमान अचानक हल्का महसूस होने लगा। कंट्रोल्स अब काम नहीं कर रहे थे, इंजन भी अपनी शक्ति से नहीं चल रहा था। विमान जैसे किसी और शक्ति द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। तभी मैंने देखा मेरे दोनों ओर 2 यूएफओ एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे, वही जो रात में हमारे बेस पर हमला करने आए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन पर वही नाजी सिंबल्स बने हुए थे जिनके बारे में पहले रिकॉग्निसेंस पायलट्स ने बताया था। कुछ मिनट बाद मैंने महसूस किया कि मेरा विमान खुद नीचे उतर रहा है। नीचे एक चमकती हुई जगह थी, विमान वहीं जाकर उतरा। मैं जहाज से बाहर निकला, थर्मोमीटर दिखा रहा था कि यहाँ का तापमान इंसानों के लिए सामान्य था। तभी उस हरे शहर से कुछ अजीब लेकिन इंसानों जैसे दिखने वाले जीव बाहर आए और उन्होंने मुझे शांति से अपने साथ चलने का इशारा किया। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ गया। वे मुझे अपने मास्टर के पास ले गए, वही मास्टर जो इस एलियन सिविलाइजेशन का नेता था और जिन्हें आर्यंस कहा गया था। उस चेंबर में कई नाजी ऑफिसर्स भी मौजूद थे जो उसके पास बैठे थे। मास्टर ने मुझसे कहा, हम चाहते हैं कि तुम तुरंत अंटार्कटिका छोड़कर वापस चले जाओ और दुनिया को बता दो कि हम यहाँ शांति से रहना चाहते हैं। धरती का यह हिस्सा हमारा है, यहाँ किसी और का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे लिटिल अमेरिका बेस और फिर तुम्हारे पूरे देश पर हमला करेंगे। उस समय मैंने समझ लिया कि नाजीज ने इस मास्टर को अमेरिका और दुनिया के खिलाफ भड़का दिया है और अब मैं उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियारों के सामने कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ एक विकल्प था, हार मानकर लौट जाना, और मैंने वही किया। और यही वो आखिरी पंक्तियां थी जो एडमिरल बायर्ड ने अपनी सीक्रेट डायरी में लिखी थी। उसके बाद दुनिया कभी भी पहले जैसे नहीं रही। इसीलिए जब एडमिरल बायर्ड ने ये बातें अमेरिकी सरकार को बताई तो उन्होंने उनकी सारी जानकारी क्लासिफाइड कर दी और सब कुछ दुनिया से छिपा लिया। लेकिन जब बायर्ड की मौत के बाद उनकी सीक्रेट डायरी दुनिया के सामने आई, तभी से सब कुछ बदल गया। अब पूरी दुनिया ने यहाँ एक और अजीब पैटर्न नोटिस किया, एक ऐसा पैटर्न जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। ऑपरेशन हाई जंप से पहले जहां अमेरिका और दुनिया के कई देश पृथ्वी के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब वो सभी देश अचानक रुक गए थे। ना अब वहां पर कोई भी बड़ा मिशन भेजा जा रहा था, ना ही कोई नई एक्सपीडिशन की जा रही थी। और बायर्ड की डायरी सामने आने के कुछ ही महीनों बाद पूरी दुनिया ने मिलकर अचानक एक पैक्ट साइन किया, जिसमें लिखा था कि कोई भी देश अंटार्कटिका पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। ये पूरा कॉन्टिनेंट किसी एक देश का नहीं है। इस पैक्ट को साल 1959 में साइन किया गया और इसका नाम रखा गया द अंटार्कटिक ट्रीटी। इस समझौते में साफ लिखा गया कि अब पूरी दुनिया इस जगह का प्रयोग केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही करेगी, और वो भी अंटार्कटिका के कुछ निश्चित हिस्सों, खासकर कोस्ट लाइंस तक ही सीमित होगी। इसके बाद से अंटार्कटिका के अंदरूनी इलाकों, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी तरह की रिसर्च या मूवमेंट पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कई लोग और रिसर्चर्स इस ट्रीटी को एडमिरल बायर्ड
बायर्ड द्वारा अमेरिका को भेजी गई ऑपरेशन हाई जंप की चेतावनी का नतीजा मानते हैं। वो चेतावनी जो उन्होंने अंटार्कटिका में छिपी एक रहस्यमय एलियन सिविलाइजेशन के बारे में दी थी। अब चाहे जो भी हो, आज भी ऑपरेशन हाई जंप की ज्यादातर जानकारी क्लासिफाइड है और उसे सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन बताया जाता है। लेकिन आज तक अमेरिकी सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई कि एक साइंटिफिक मिशन के लिए आखिर 5000 सैनिक, कई वॉरशिप्स, फाइटर प्लेन्स और बॉम्बर्स को अंटार्कटिका क्यों भेजा गया था, और वो मिशन जो 6 महीने चलना था वो केवल 40 दिनों में क्यों समाप्त कर दिया गया। यही कारण है कि आज भी बहुत से लोग एडमिरल बायर्ड की सीक्रेट डायरी में लिखी बातों पर यकीन करते हैं। हालांकि कुछ लोग इस डायरी को फेक भी बताते हैं, लेकिन फैसला अब आपके हाथ में। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ ताकत और जमीन की लालच के कारण देशों ने दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट को यूं ही एक साइंटिफिक जोन के रूप में छोड़ दिया, या फिर एडमिरल बायर्ड की डायरी में लिखी बातें सच है? क्या सच में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन छिपी है जिसने नाजी ऑफिसर्स को अपनी सुरक्षा दे रखी है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने उस चैनल पे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे मिशन के बारे में जिसमें एक आदमी नॉर्थ पोल को समुद्र के नीचे गहराई से एक्सप्लोर करने की एक मिशन पे जाता है। यानी कि वो एक सबमरीन का यूज करके नॉर्थ पोल के नीचे नीचे वहां तक जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वो वहां तक जा पाता है? आखिर ये मिशन कैसे होता है? कितनी रोचक है ये कहानी? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय